हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 4 और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ही इजी यूनिट है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्लास 12 के अंदर भी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा है और कुछ खास स्पेशल है नहीं इसके अंदर वैसे तो। ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसमें क्योंकि इट्स और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही हम चेक करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सचेंज रेट। बहुत ही इजी। हाउ इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, 2023 के अंदर यूरो करेंसी के ऊपर आया क्वेश्चन कि यूरो करेंसी क्या है, यूरो करेंसी मार्केट के बीच पीछे जो डेवलपमेंट का इसका क्या रीजन है। ठीक है, क्या रीजन, मेन रीजन फॉर डेवलपमेंट है। राइट शॉर्ट नोट्स इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। 2019 के ऊपर देखे तो यहाँ पे क्या आया क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द जे कर्व इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्शल-लेर्नर कंडीशन। मार्शल-लेर्नर कंडीशन हम जानते हैं डिवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसको जे कर्व इफेक्ट कैसे ये जे कर्व इफेक्ट दे रही है। व्हाट लीड्स टू अनस्टेबल फॉरेक्स मार्केट। अनस्टेबल फॉरेक्स मार्केट कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण अनस्टेबल फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, 2021 एक्सप्लेन द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। व्हाट लीड टू फेलियर ऑफ टू सिस्टम, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड एंड गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक, शुरू करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से। ठीक है, भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। जैसा कि हर एक कंपनी का, हर एक पर्सन का अपना एक अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपना सारा हिसाब रखते हैं कि हमने कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन किया। जनरली कंपनी की बात करें तो ठीक है, उनका एक बैलेंस शीट होता है जहाँ पे डेबिट क्रेडिट वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ से हमने कितना लोन लिया, किसको हमने कितना बेचा। ठीक है, उसी तरह एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो जहां पे डिपिक्ट होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बस हम कंट्री का, जैसे इंडिया है इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यूएस के साथ, यूके के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है, इन सब चीजों को जब हम नोट करते हैं तो उस चीज को प्रॉपर एक फॉर्मल वे में जब नोट करते हैं तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर और फिस्कल ईयर होता है। ठीक है, अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जनरली हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम सर्विसेज को कंसिडर नहीं करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो विजिबल आइटम्स जो भी गुड्स हैं उसे, उसके बीच में जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सम निकालते हैं या टोटल निकालते हैं तो उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट द कंट्री इज सेड टू बी इन ट्रेड सरप्लस। जब एक्सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट कमेगा तो हम ट्रेड सरप्लस में रहेंगे। वहीं पे जब देयर इज ए सिचुएशन जहां पे क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और हम कहेंगे कि कंट्री हैव अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। करंट अकाउंट के बीच में क्या है कि करंट अकाउंट डील्स विद द पेमेंट फॉर करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इट आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट आर नॉट पेड ऑन और पेड ऑन क्लेम्स एंड आल्सो गिफ्ट्स एंड डोनेशन। वहीं कैपिटल अकाउंट किस चीज से, डेट क्लेम्स, जो कि पास्ट में वो चीजें हो चुकी है या फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, उन सारी चीजों को हम कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। अभी करंट अकाउंट और ट्रेड अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन अ कंट्री। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हाउएवर डज नॉट हैव सच अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। इट इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ एसेट व्हिच अ कंट्री होल्ड्स। जनरल सी बात है, डायरेक्ट इनकम को जो इन्फ्लुएंस करती है वो करंट अकाउंट होती है क्योंकि ये करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है। कैपिटल अकाउंट जो है वो डायरेक्टली इनकम को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट लॉन्ग टर्म में कंट्री के पास क्या एसेट रहेगी, क्या लायबिलिटीज है, इन सारी चीजों को डिपिक्ट जो करती है वो कैपिटल अकाउंट हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है काउजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम क्यों आएगी भाई? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मेजर रीजन जो है ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमेशा इक्वल तो नहीं रहेंगे, ठीक है, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी कभी इंपोर्ट ज्यादा होगी, तो इस कारण से बैलेंस ऑफ ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम में होती है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक मेजर पोर्शन होल्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में हुई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डिसइक्विलिब्रियम में गई और वो अनइक्वल हुई तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिसइक्विलिब्रियम में जाएगी। तो क्या है कि काउजेज, क्या क्या रीजन है जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम अराइज होती है? मैंने आपको एक मेजर रीजन है वो तो बता दिया। तो मेन काउज क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। दूसरा रीजन क्या है भाई? साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इकोनॉमी कभी डेवलप कर रही है कभी उसका डाउन टर्न चल रहा है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर कुछ ऐसा इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके कारण जो भी डिसइक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है। सेकुलर और लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम, अभी कोई ऐसा रिसेशन आ गया, ठीक है, क्या कोई ऐसा रिसेशन आ गया, कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया जिसके कारण 3 साल 4 साल तक इकोनॉमी बिल्कुल ही स्टेगनेंट हो गई, तो इसे हम लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम भी हमें देखने को मिलता है। देन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण या टेक्नोलॉजिकल डाउनटर्न के कारण अगर कुछ ऐसा डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसे हम टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम भी कहते हैं। हाउ डिसइक्विलिब्रियम कैन बी करेक्टेड और रिजॉल्व। डिसइक्विलिब्रियम अगर आई तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है? ट्रेड पॉलिसी मेजर, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रेनिंग इंपोर्ट्स। जनरली कंट्री जो इशू फेस करती है उसके अंदर यही है कि कंट्री का इंपोर्ट कम होता, सॉरी एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट हम बाहर से गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा मंगाते। तो हम कुछ ऐसा ट्रेड पॉलिसी फ्रेम करें जिसके कारण हमारा ट्रेड पॉलिसी ट्रेड बैलेंस जो है वो स्टिमुलेट हो, वो ग्रो। और ट्रेड बैलेंस कब ग्रो होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हम कुछ ऐसा पॉलिसी, कुछ ऐसा लॉ फ्रेम करें जिसके कारण एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज करे, ठीक है। तो यही है कि एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रेनिंग इंपोर्ट। ट्रेड पॉलिसी मेजर्स टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर टू द मेजर्स अडॉप्टेड टू promote export and reduce imports. Export may be encouraged by reducing or abolishing export duties and lowering the interest rate on credit used for financing export. Export are also encouraged by granting subsidies to the manufacturer, producer, इन सब को subsidies देके भी, या import tariff को increase कर दिया कि अगर आप बाहर से goods या किसी सर्विसेज का मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर टैरिफ हमने बहुत ही ज्यादा हाइक कर दिया जिसके कारण कंज्यूमर के लिए वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो जाहिर सी बात है वहां पे वो इंपोर्ट कम होगी। वहीं पे एक्सपोर्ट को हमने स्टिमुलेट करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, ठीक है। हम क्या करें कि डोमेस्टिक हमारा एक्सपेंडिचर है उसे रिड्यूस करें। द फॉल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वर्क्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। जैसे अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे एग्रीगेट डिमांड हमारा डिक्रीज होगा तो इंपोर्ट पे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम एग्रीगेट अभी हम डिमांड ही नहीं कर रहे गुड्स की, तो हम बाहर से गुड्स क्यों इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, डेट इज डिवैल्यूएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। डिवैल्यूएशन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं, जब हम डिलिबरेटली अपनी करेंसी को रिड्यूस करते हैं, अपने करेंसी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इज द रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द नेशनल करेंसी, नेमली डिवैल्यूएशन, ठीक। बाय डिवैल्यूएशन वी मीन रिड्यूसिंग द वैल्यू और एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसीज, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी द प्राइस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड फॉल। अभी क्या है कि जैसे ही हमारे अपने कंट्री की, जैसे ही हमारे अपने नेशन की हमने क्या किया कि करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया, द प्राइस ऑफ गुड्स व्हिच शुड बी एक्सपोर्टेड गोज डिक्रीजिंग। अभी जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, whereas प्राइस ऑफ इंपोर्ट गो अप, वहीं पे क्या हुआ?
हम शुरू से देख रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, तो यहाँ जैसे ही करेंसी डिक्रीज हुई, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, हमारे गुड्स की वैल्यू सस्ती हो जाएगी। तो बाहर की जो कंट्री है वो हमारे गुड्स को बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करेगी, तो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, बट क्योंकि हमारी करेंसी चीपर है, हमारी करेंसी सस्ती, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो अगर हम कोई भी गुड्स बाहर से मंगवाना चाहे तो वो चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारा इंपोर्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वहीं पे एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो डिवेल्युएशन और मार्शल लर्न कंडीशन हमने अपने सेकंड स्लाइड पे ही देखा था कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले देखते हैं मार्शल लर्न कंडीशन क्या है। तो अभी हमने देखा कि डिवेल्युएशन से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं, बट मार्शल और लर्नर कहते हैं कि हम डिवेल्युएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम तभी ठीक कर सकते हैं जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। इन दोनों का सम जो है इलास्टिसिटी का, वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अब इलास्टिसिटी यहाँ पे आप चेक करो, अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन डिवॉल्यूशन इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ EX प्लस EM शुड बी ग्रेटर देन 1। अब EX क्या है, स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, EM क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स। If in case of country EX plus EM is less than 1, the devaluation will adversely affect, ये ठीक करने के बजाय उल्टा एडवर्सली इफेक्ट करेगी। वहीं पे अगर EX प्लस EM प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इक्वल टू 1 है, तो ये इट विल लीव द डिसइक्विलिब्रियम अनचेंज्ड। अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि इलास्टिक होनी चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिक का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जानी चाहिए। अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट के टर्म से बात करें तो हमारा करेंसी क्योंकि क्या है, चीपर है, सस्ता है, तो हमारे यहाँ गुड्स क्या है, सस्ता है, तो गुड्स की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है या प्राइस फॉल कर रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज घट जाएगा। सिमिलरली इंपोर्ट क्योंकि हमारे लिए महंगा है, बाहर की गुड्स हमारे लिए महंगा है, तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, और मैंने उसी के टर्म्स में बात की कि इसका 1 होने का सिंपल सा मतलब है कि ये डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अभी जे कर्व इफेक्ट देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ मार्शल लर्नर कंडीशन। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट के अंदर बता रखा है इन्होंने, ठीक है। ये डेफिसिट, ये आपका डेफिसिट है, ये ऊपर आपका सरप्लस है। तो डिवेल्युएशन मीन्स द करेंसी इज वर्थ लेस कंपेयर टू अदर करेंसी, दिस मीन्स मोर मनी इज नीडेड टू बाय इंपोर्ट व्हिच कॉजेज एन इनिशियल ट्रेड डेफिसिट। अभी इनिशियल ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि बाहर के गुड्स के लिए अभी डिवेल्युएशन के कारण क्या हुई कि हमारी करेंसी की वर्थ जो है वो कम हो गई। अब करेंसी की वर्थ कम हो गई तो जहाँ पे कोई भी एक गुड्स मान लो हम 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब उसी चीज को के लिए हमें 20 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसके कारण क्या हुई कि इनिशियल ट्रेड डेफिसिट देखने को मिली। तो इनिशियल ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिली, तो ये देखो ट्रेड डेफिसिट इधर है, हमारा कर्व ऐसे गया। फिर क्या आता है, एन ओवरसीज कंज्यूमर एंड फर्म स्टार्ट टू नोटिस योर गुड्स एंड सर्विसेज आर चीपर टू देम, they will start to adjust their consumption and purchase more of your product, this improves the deficit situation। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा टाइम जैसे हुआ तो उन्होंने क्या किया कि फॉरेन जो भी प्रोड्यूसर हैं या फॉरेन मार्केट के जो भी कंज्यूमर हैं, उन्होंने नोटिस किया कि चलो भाई इंडिया के अंदर तो हमारा गुड्स और सर्विसेज क्या है, सस्ता है। तो उन्होंने अपने कंजम्पशन को क्या किया, एडजस्ट किया विथ टाइम। एडजस्ट क्या किया कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करना कम कर दिया और इंडिया से उन्होंने प्रोडक्ट मंगाना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंडिया की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है। और हम जानते हैं जैसे ही ये हमारा क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो कि मेजर पोर्शन होल्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अभी जैसे ही एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये पूरा यूनिट हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, सरप्लस होगा, हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा।
तो यहाँ से चेक करो अभी ये क्या हुई, यहाँ से हम सरप्लस इंक्रीज करने लगे। थर्ड क्या, आफ्टर अ व्हाइल ऑल कंज्यूमर एंड फर्म्स फ्रॉम अब्रॉड हैव नोटिस द अपॉर्चुनिटी टू बाय थिंग्स चीपर फ्रॉम यू, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर योर इन एक्सपोर्ट, दिस हैज फाइनली लेड टू बजट सरप्लस। और विथ टाइम एक कंज्यूमर आए, दो कंज्यूमर आए, और फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने एक साथ क्या किया, इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और इसके कारण हमारा बजट सरप्लस में जाने लगा, और ये चीजें, ये चेक करो आप, सरप्लस में ये चीजें जा रही है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा डिवैल्यूएशन के टर्म में जे कर्व क्यों बन रहा है डेफिसिट और सरप्लस को सामने रखते हुए, ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा है फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केट के अंदर कि एक जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वही रहेगी गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वहीं पे फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ मार्केट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। मार्केट कैसे डिसाइड करती है, अभी मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई से। तो ये भी एक टाइप का फॉरेन मार्केट ही है जहां पे करेंसी की हम एक तरह से वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। अभी करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे डिसाइड होगी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। क्लियर है ये चीज? तो वही है कि द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली or to float as determined by demand for and supply of foreign exchange is called a flexible exchange system, which is also known as floating exchange system. On the other hand, if the exchange rate instead of being determined by demand for and supply of foreign exchange is fixed by government, it is called the fixed exchange rate system, which prevailed in world under an agreement reached in Bretton Woods in New Hampshire in July 1944. ठीक है, अभी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी देख लेते हैं। अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। वहीं पे जब हमारी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है विथ टाइम तो हम उसे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी इनिशियली क्या है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, देन विथ टाइम क्या हुआ कि $1 इज इक्वल टू at a point of time $1 is equal to ₹50। फिर एक टाइम स्पेन लेते हैं जहां पे क्या है कि $1 is equal to ₹80, ये रुपीज है। अभी आप बताओ कि ये तो इनिशियल केस था हमारा, इस केस में क्या हो रही है, $1 is equal to ₹50, हमारी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल देखो, अभी पहले क्या था कि हमें 60 रुपए चाहिए होती थी ताकि हम $1 के इक्वल हो पाए, अभी हमें सिर्फ 50 रुपए चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू तो हमारी करेंसी की बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है। वहीं पे यहाँ क्या है, डेप्रिसिएशन। पहले $1 के लिए हमारा 60 रुपीज ही काफी था, बट अब क्या हमें 80 रुपये चाहिए, तब जाके हम $1 के इक्वल आ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। बस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू होती है वो डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई से। तो हम डॉलर्स के टर्म्स में देखते हैं, डॉलर क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी और इसे व्हीकल करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि मेजर कंट्री जो भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो इसे एक्सेप्ट करती है और ये हमारा एक ग्लोबल करेंसी है। तो डिमांड फॉर डॉलर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डिमांड फॉर डॉलर्स बाय द इंडियन अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। अभी मान लो मैं जैसे कि एक इंडियन हूँ तो मेरे लिए डिमांड फॉर डॉलर्स कब अराइज होगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला केस क्या कि द इंडियन इंडिविजुअल फर्म और गवर्नमेंट हु इंपोर्ट गुड फ्रॉम द यूएसए इनटू इंडिया। जब इंडियन कोई भी आदमी या कोई फर्म, कोई कंपनी अगर यूएसए से कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहता हो तो वहाँ पे डॉलर की डिमांड अराइज होगी। अगर मैं यूएसए से कोई सामान मंगाना चाहता हूँ तो भाई हमारे पास डॉलर तो होनी चाहिए, तभी तो मैं पे करूँगा यूएसए के कंपनी को। सेकेंड क्या है कि द इंडियंस ट्रेवलिंग एंड स्टडिंग इन यूएसए। अभी यूएसए हमें पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है, या ट्रेवल करना है, ठीक है, टूरिज्म के लिए जाना है,
तो वहाँ पे भी हमें क्या डॉलर चाहिए होगा। थर्ड क्या है, इंडियन हु वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड्स इन द यूएसए कंपनीज, यूएसए के कंपनीज के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडियन फर्म्स हु वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द बिल्डिंग फैक्ट्रीज, चाहे हम बॉन्ड्स में शेयर में इन्वेस्ट करें या डायरेक्टली हम इन्वेस्ट करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस जब हमारे अंदर हो, जब हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस अराइज हो, तो वहाँ पे भी डॉलर की डिमांड इंक्रीज करेगी। अभी सप्लाई ऑफ डॉलर्स कैसे आएगी, बस उल्टा कर दो, जब भी फॉरेन कंट्री या यूएसए के इंडिविजुअल हमारे नेशन में आएंगे तो हमारे पास डॉलर का सप्लाई होगा, क्योंकि वो आएंगे तो उन्हें अब इंडिया में एक्सपेंस करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें रुपीज चाहिए, तो वो हमें डॉलर देंगे, उनके बदले में हम उन्हें रुपीज देंगे, तो हमारे पास डॉलर आ रहे हैं, तो इसके कारण डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्दर द अमेरिकन हु ट्रेवल इन इंडिया, ये चेक कर लिया आपने, इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट व्हिच एक्सपोर्ट इंडियन गुड टू यूएसए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी अपना गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे, यूएसए के अंदर, तो वहां से हमें डॉलर मिलेगी। साथ ही वहां के इंडिविजुअल जब यहाँ आएंगे एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रैवल के लिए, तो यहाँ पे भी डॉलर का सप्लाई होगा। साथ ही जब वहाँ के फर्म्स इंडिविजुअल अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो भी हमारा क्या होगा, सप्लाई ऑफ डॉलर्स होगा। और ये चेक करो ये ग्राफ कि जहां पे हमारा ये इंटरसेक्ट करे डिमांड एंड सप्लाई, इन आवर केस 60 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राइस हो जाएगा, एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अभी ये क्या है कि द हाइयर डॉलर और वीकर रुपी दिस मेक्स इंडियन गुड्स चीपर फॉर यूएस बायर which can boost export and increase the supply of dollar in the foreign exchange market। हाइयर डॉलर प्राइस और वीकर रुपी, जब वीकर रुपी होगी, जब रुपीज की वैल्यू कम होगी, तो उससे फॉरेन मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, दिस मेक्स इंडियन गुड्स चीपर फॉर यूएस बायर, तो इससे क्या होगा कि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। कैसे, अभी क्या है कि हमारी करेंसी चीपर है, तो हमारा गुड्स क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया तो यूएसए क्या करेगी, हमारे कंट्री से अपना इंपोर्ट करेगी, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो उससे हमारे कंट्री के अंदर डॉलर्स आ रही है, तो डॉलर्स का सप्लाई इस तरह से बढ़ रहा है। सिमिलरली लोअर डॉलर प्राइस और स्ट्रॉन्गर रुपी, अभी रुपी स्ट्रॉन्गर है, तो क्यों ही भाई यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट करेंगे वो, वहाँ से क्यों इम्पोर्ट करेंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से डॉलर का सप्लाई यहाँ पे कम होगा और रुपीज का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक, अभी चेंजेज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब चेंज एक्सचेंज रेट में चेंज क्यों होगा, देखो, इंक्रीज इन यूएस इनकम लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। अब जैसे ही यूएस के अंदर इनकम अगर इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसके कारण उनके पास अब पैसा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। पता है इंक्रीज इन डिमांड, इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड काउजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर। अब जैसे वो उनकी डिमांड बढ़ी तो सप्लाई क्या होगा, हमारे कंट्री में अगेन बढ़ेगी, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली इंक्रीज इन इंडियन इनकम, अब इंडियन इनकम इंक्रीज हुई भाई, तो हम क्या करेंगे, यूएसए गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस काउजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर डॉलर। तो हम डॉलर की डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यूएसए से गुड्स खरीदना चाहते हैं, तो क्या हमें यूएसए से गुड्स खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर भी तो होना चाहिए, तो हम डिमांड इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। अच्छा, एक कंसेप्ट और है, क्रॉस एक्सचेंज रेट। ठीक है, हमने दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगी वो तो हमने देख लिया। अभी एक एग्जांपल से क्रॉस एक्सचेंज रेट भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एक्सचेंज रेट वेयर टू बिटवीन द यूएस डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड, यानी कि का मतलब $1 इज इक्वल टू 2 ब्रिटिश पाउंड। ठीक, एंड 1.25 बिटवीन द डॉलर एंड यूरो, और $1 इज इक्वल टू 1.25 यूरो। ठीक है, तो हम इनसे पूछ रहा है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन पाउंड एंड यूरो वुड बी। अभी हमने डॉलर के टर्म्स में लिखा कि $1 इज इक्वल टू 2 ब्रिटिश पाउंड और $1 इज इक्वल टू 1.25 यूरो। तो ब्रिटिश पाउंड और यूरो के बीच का एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा, हम क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू ऑफ
व्हाट ब्रिटिश पाउंड अपॉन डॉलर वैल्यू ऑफ यूरो। सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 1.25, तो यहाँ से 1.60 आ गया, यानी कि 1 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल टू 1 यूरो इज इक्वल टू 1.60 ब्रिटिश पाउंड। ये एक्सचेंज रेट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आर्बिट्राज, ये टर्म्स आपने पहले भी सुना होगा। तो सिंपल सा मतलब है जहाँ पे गुड्स सस्ता हो वहाँ से भाई आप खरीदो, और जहाँ पे महंगा हो वहाँ पे जाके बेच दो। सिंपल सा मतलब द एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू करेंसीज केप्ट द सेम इन डिफरेंट मॉनेटरी सेंटर बाय आर्बिट्राज। ठीक है, दिस रेफर्स टू द परचेज ऑफ ए करेंसी इन द मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर और इमीडिएट रीसेल इन द मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज मोर एक्सपेंसिव। मतलब क्या है कि हमने किसी एक कंट्री के अंदर देखा कि ये पर्टिकुलर करेंसी चीपर है, तो हमने वहां से खरीदा उसे, और तुरंत ही देखा कि किसी और नेशन, किसी और कंट्री के अंदर उसी से करेंसी के प्राइस हाइयर है, तो हमने वहां पे उसे रीसेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। द डॉलर प्राइस ऑफ यूरो वाज 0.99 in New York and 1.01 in Frankfurt. An arbitrager, usually a foreign exchange dealer of commercial bank, would purchase euro at 0.99 in New York. न्यूयॉर्क से वो 0.99 में खरीदेगा और वो फ्रैंकफर्ट में जाके सेल कर देगा। अच्छा, एक टर्म्स और है कि when only two currencies and two monetary center are involved in arbitrage, as in preceding example we have 2-point arbitrage. When three currency है, more than three currency involved है, तो उसका हम we have triangular और 3-point arbitrage भी उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरो करेंसी और ऑफशोर फाइनेंशियल मार्केट। अभी यूरो करेंसी क्या है? यूरो करेंसी कुछ नहीं है, जब हम अपने करेंसी को, ठीक है, किसी दूसरे देश के अंदर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम यूरो करेंसी कहते हैं। ये क्या है कि यूरो करेंसी रेफर टू द कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट आउटसाइड द कंट्री ऑफ देयर इशू। यानी कि जो करेंसी जहां से इशू हुई है, जैसे कि रुपी कहाँ से इशू होगी? इंडिया से, बट अगर हम उसे यूएसए में जाके इन्वेस्ट कर दे, या यूएसए के बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे, या फिर हम यूएसए के डॉलर को हम इंग्लैंड जाके क्या करें, ब्रिटिश पाउंड हम क्या करें, ब्रिटिश में जाके क्या करें, डिपॉजिट कर दे, तो हम उसे यूरो डॉलर कहेंगे और यूरो करेंसी। इसी तरह मतलब हर एक कंट्री के आगे वो पर्टिकुलर रुपी लग जाता, उसका करेंसी का नेम लग जाएगा, तो इसलिए हमने इसे यूरो करेंसी का नाम दिया। ठीक है, इन यूएस डॉलर इन अ ब्रिटिश कॉमर्शियल बैंक और इवन इन British branch of a US bank is called a euro dollar. Similarly, a pound sterling deposit in a French commercial bank or in a French branch of British bank is euro sterling. अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। Katsuro, a Japanese software developer, relocated to the United States for a 3-year onshore project. एक आदमी है Katsuro जो कि जापानीज सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको क्या हुआ कि 3 ईयर के लिए यूनाइटेड स्टेट में उन्हें रिलोकेट कर दिया गया फॉर किसी प्रोजेक्ट के लिए। वो यूएसए में है 3 साल के लिए, एक जापानीज सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसका नाम क्या है, कैट्सुरो। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज हंगर। अब भाई वो 3 साल के लिए वहाँ है तो भूखे तो मरेगा नहीं, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने क्या किया, कुछ खाने के लिए गया वो, बट उसके पास क्या, जापानीज येन है। क्या है, जापानीज येन है, उसके पास डॉलर नहीं है। तो यूएसए के अंदर येन तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे वो, उन्हें तो भाई डॉलर चाहिए, उन्हें अपना करेंसी चाहिए। तो उसने क्या किया, द फर्स्ट थिंग कैट्सुरो डिड वाज टू डिपॉजिट द मनी ही हैड इन यूएस बेस्ड बैंक एंड एक्सचेंज इट फॉर यूएस डॉलर टू अवॉइड सच अ प्रॉब्लम अगेन। तो उसने क्या किया, उसके पास जो येन था वो यूएस कॉमर्शियल बैंक में गया और एक्सचेंज बैंक जो भी है उनका वहां गया और उसने येन को डिपॉजिट किया और वहां से डॉलर लिया। तो इस तरह से अभी येन कहाँ डिपॉजिट हो गया, यूएसए के अंदर, लेकिन येन इशू कहाँ से हुई थी, जापान से। तो इसी चीज को हम यूरो करेंसी कहते हैं। ठीक है, इन दिस केस इज ए नॉन लोकल करेंसी डिपॉजिटेड इन एन बैंक आउटसाइड द नेशन टू व्हिच इट बिलोंग्ड। Also, while visiting his native country, Katsuro can exchange his US dollar for yen from the US based bank and use it there. अभी हमने मान लो एक्सचेंज कर लिया, बट लास्ट में जाते वक्त जब ये वापस जापान जा रहे हैं तो इनके पास कुछ यूएस डॉलर अभी भी बच गए, तो अभी यूएस डॉलर ले जाके ये जापान में क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, फिर से उसे डिपॉजिट किया और येन लिया और ये फिर घर चले गए।
तो यूरो करेंसी क्या है, सिंपल सी टर्म्स में, एनी रीजनल करेंसी डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक्स, कोई भी रीजनल करेंसी अगर हम उसे फॉरेन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम यूरो करेंसी कहते हैं। यूज्ड बाय इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट फॉर ग्लोबल लैंडिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमने देखा, और ग्लोबल लैंडिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। अभी फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, ऑफशोर मार्केट, मतलब क्या है, इसका मार्केट कोई लिमिटेड नहीं है। हमने डॉलर के टर्म्स में बात की, बट ट्रांजैक्शन हैपन इन फाइनेंशियल सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट यूरोप, लंदन। इसका नाम यूरो करेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ट्रांजैक्शन सिर्फ यूरोप के अंदर ही होंगे। कैन हैपन इन लंदन, सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क और अदर मेजर हब्स। Currency denomination, euro currency can involve any currency, but the term euro currency is a generalization. The most common is euro dollar, referring to US dollar deposited outside the USA. लेस रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन यूरो करेंसी मार्केट के अंदर नहीं है। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक डिपॉजिट, लोन्स, बॉन्ड्स, ठीक है। होलसेल मार्केट, अभी यूरो करेंसी ट्रांजैक्शन टिपिकली ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है। यूरो करेंसी मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बड़ी होती है, मिलियन के आसपास ही होती है। लार्ज सम्स ऑफ मनी प्राइमरली बिटवीन बैंक्स, कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, क्या रीजन है जिसके कारण यूरो करेंसी विथ टाइम डेवलप हुई। वन रीजन वाज द हायर इंटरेस्ट रेट ऑफन प्रिवेलिंग अब्रॉड ऑन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यानी कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के ऊपर भी अगर कोई हायर इंटरेस्ट रेट देगा तो जाहिर सी बात है वो मार्केट इंक्रीज करेगी भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफन फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू होल्ड बैलेंसेज अब्रॉड फॉर शॉर्ट पीरियड्स इन द करेंसी इन विच दे नीडेड टू मेक पेमेंट्स। Since the dollar is the most important international and vehicle currency in making and receiving international payment, it is only natural for large proportion of the currency to be in euro dollar. Still another reason is that international corporation can overcome domestic credit restriction by borrowing in the euro currency market. अभी इफेक्ट क्या है यूरो करेंसी मार्केट्स का? The existence, size and rapid growth of euro currency market have created certain problem. हमने अभी तक फायदा की बात की इसकी कि क्या क्या फायदा दिया इन्होंने, कैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे भी हायर इंटरेस्ट रेट दी जाती है, बट देर आर सम लिमिटेशन, देर आर सम प्रॉब्लम्स एज वेल ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। क्या है भाई प्रॉब्लम? वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इज दैट द यूरो करेंसी मार्केट रिड्यूसेस द effectiveness of domestic stabilization efforts of national governments. For example, large firm that cannot borrow domestically because of credit restriction often can and do borrow in euro currency. तो ये इन्होंने गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन जो है इसको मतलब सरपास कर रहे हैं ये, कि अगर गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर किसी फर्म के लिए रूल्स और रेगुलेशन लगा रही है कि आप इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते, तो यूरो करेंसी मार्केट के कारण क्या है कि वो फर्म्स जो जाके अब्रॉड से वो क्रेडिट ले रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन को ये इनइफेक्टिव कर दे रही है। This is particularly true for a smaller nation where the volume of domestic financial transaction is small in relation to euro currency. A closely related problem is that frequent and large flows of liquid euro currency funds from one international monetary center to another can produce greater instability in foreign exchange rate and domestic. तो यहाँ क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर भी ग्रेट इनस्टेबिलिटी शोकेस कर सकती है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे लेंडिंग बोरोइंग बहुत ही आसान है, वहाँ कोई पॉलिसी नहीं है यूरो करेंसी मार्केट्स के अंदर। तो कंपनीज और एंटिटी क्या कर रही है कि वो अपने पैसे को ग्रेटर अमाउंट में यूरो करेंसी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दे रही है और यूरो करेंसी मार्केट के अंदर डिपॉजिट कर दे रही है। तो इससे एक्चुअल एक्सचेंज रेट जो है उसे डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। Another possible problem is that euro currency market are largely uncontrolled. जैसा कि मैंने बताया ये अनकंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट का इस पे कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं है ये चीज़ें। तो इसके कारण अगर कोई रिसेशन आता है या ऐसा
पेंडेमिक आता है अगर ग्लोबल लेवल पे, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे बैंक डिजॉल्व हो सकते हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।